आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है Fe+2 एवं Fe+3 जिसमें आयरन का परमाणु क्रमांक जो है वह 26 दिया हमें। कैरेक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और बताइए कौन अधिक पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो इसमें हमसे कह रहा है, साथ में जो है आगे प्रश्न में पूछ रहा है कि कॉपर सल्फेट की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, तो पहला इसमें दो अभिक्रिया दी है। पहले में कह रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अधिकतम जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होगा। ठीक है, तथा दूसरा कह रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसकी अभिक्रिया लिखिए। ठीक है ना, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं कि इसकी रासायनिक समीकरणें कैसी होंगी। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। तो जैसे कि हमसे पहले पूछ रहा है कि यहाँ पर Fe+2 एवं Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और बताइए कौन अधिक पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है ना, तो Fe+2 के लिए जो है हम पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये जो Fe है ये हमारा आयरन होता है। इसका जो मूल अवस्था में जो इसका परमाणु क्रमांक होता है वह 26 होता है, जैसे कि हमें यहाँ दिया है। ठीक है, तो ये जब तत्व मूल अवस्था में होता है हमारा, ठीक है, तो ये जो परमाणु क्रमांक होता है तो ये परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। ठीक है, यानी कि ये जो हमें 26 दिया है ये हमारे किसके बराबर होगा, परमाणु क्रमांक के बराबर होगा, ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। ठीक है, और चूंकि जब तक तो मूल अवस्था में होता है तो ये प्रोटॉन होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनों के बराबर होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये आयरन यदि अपनी मूल अवस्था में होता तो इसमें जो है वह हमारे 26 इलेक्ट्रॉन होते, परंतु ये जो है हमारा 2+ आयन में परिवर्तित हो गया। यानी 2+ आयन से तात्पर्य होता है इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया है। ठीक है, अब चूंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया है तो इसमें 26 इलेक्ट्रॉन थे मूल अवस्था में, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, कुल 24 इलेक्ट्रॉन अब इसके पास बचेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है 24 इलेक्ट्रॉनों के लिए जो है वह आयरन का 2+ आयन का जो है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आबाहु नियम के अनुसार बनेगा, जो कि बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये 3p6 और ये हमारे यहाँ पर आएगा 4s0 और 3d6 आएगा। ठीक है, ये 3d6 आएगा और ये 4s20 जो है बाह्यतम कोश होने के कारण जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वे इसी से निकाले गए हमारे, इसी कारण से ये जो है हमारे यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये बाह्यतम कोश जो चौथा कोश कौन सा है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तभी ये 26 इलेक्ट्रॉन के लिए बनता है आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परंतु बाह्यतम कोश से अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो ये 0 हो गया। ठीक, तो अब हमारे बाह्यतम कोश जो है वो कौन सा हो गया, 3D उपकोश हो गया। ठीक है, तो डी उपकोश में जो है वह हमारे 5 कक्षक होते हैं, तो इन 5 कक्षकों को जो हम बना लेते हैं। और चूंकि इसमें जैसे कि 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है तो उनको जो है अब हम भरते हैं। तो हुंड के नियम के अनुसार भरेंगे तो पहले प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है युग्मन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो 5 इलेक्ट्रॉन ये भर गए और 6ठा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इसमें भर जाएगा। तो अब इसके कक्षकों में देखेंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 4 हो गई। ठीक है, अयुग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर हमारे कुल कितने हैं, 4 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारा Fe+2 आयन है ये कैसा हो गया, हमारा ये जो है पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक है ये हमारा। ठीक, तथा पैरामैग्नेटिक को जो है वह हम अनुचुंबकीय भी कहते हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय, यानी कि ये हमारा जो Fe+2 आयन है ये कैसा है, ये अनुचुंबकीय प्रकृति को रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे कह रहा था कि Fe+3 आयन के लिए भी लिखिए। ठीक है, तो Fe+3 आयन के लिए भी हम यहाँ पर अब लिख लेते हैं। तो +3 आयन से तात्पर्य होगा इसने 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, यानी इसके पास अब जो है मूल अवस्था से 3 इलेक्ट्रॉन कम, यानी कि इसके पास 23 इलेक्ट्रॉन होंगे अब। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए 23 इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो यहाँ पर 3d6 है, इससे एक इलेक्ट्रॉन अब कम होगा, चूंकि बाह्यतम कोश हमारा d है, तो अब यहाँ पर 3d5 बचेंगे, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से भी निकलेंगे 26 से। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से जाएगा, वो जो कि हो जाएगा हमारा 3D से उपकोश से, अब यहाँ बचेंगे 3d5। ठीक है, तो इस प्रकार से बाह्यतम कोश जो है वो हमारा 3d5 हो गया। ठीक है, तो डी उपकोश में 5 कक्षक होंगे और 5 में जो है हमारे 5 इलेक्ट्रॉनों को भरना है केवल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो है 5 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जो कि हुंड के नियम के अनुसार भर जाएंगे। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा और ये 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो अब जैसे कि इसमें देख सकते हैं यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी हो गई,
ये 5 हो जाएगी, ठीक है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो गए, 5, ठीक है ना। यहाँ पर 5 हो गए, अर्थात अब चूंकि Fe+2 में जो कि हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 थे, परंतु अब Fe+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ करके 5 हो गई, यानी कि ये जो है वह अधिक पैरामैग्नेटिक होगा, यानी कि यह अधिक चुंबकीय है, अधिक पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। ये जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो उतना ही ज़्यादा अधिक अनुचुंबकीय प्रकृति को रखता है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि Fe+3 आयन Fe+2 आयन की तुलना में Fe+2 आयन की तुलना में अधिक पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारे प्रश्न का जो है पहले भाग का उत्तर पूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब आगे प्रश्न में हमसे जो है पूछ रहा था रासायनिक समीकरणों को लिखिए, ठीक। तो जिसमें रासायनिक समीकरणों के लिए क्या कह रहा था कि कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया लिखनी है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट जो होता है ये हमारा होता है CuSO4, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया पहले हमें जो है NH4OH के अधिकता में लिखनी है, ठीक है। जब इसके साथ अधिकता NH4OH को अधिकता में मिलाया जाता है तब क्या अभिक्रिया होगी, दूसरी पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर समीकरणों को लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है पहली समीकरण में हमसे क्या कह रहा है कि कॉपर सल्फेट को जो है हम यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अधिकता में मिलाते हैं, ठीक है। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि होता है हमारा NH4OH, ठीक। तो जब हम इसको कॉपर सल्फेट की अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है जो कि होता है CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तथा साथ में हमें यहाँ पर प्राप्त होता है अमोनियम सल्फेट, ठीक है। ये हमारा होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4 होता है ये हमारा, ठीक है। तो इसके लिए जो है NH4OH के जो है 2 अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है कॉपर हाइड्रोक्साइड ठीक है ना। तथा ये हमारा क्या है अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारी जो है पहली अभिक्रिया पूर्ण हो गई, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया में क्या कह रहा था कि कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जो है हमें यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड के साथ यानी कि Ki के साथ करवानी थी, ठीक है। तो ये Ki के साथ करवाएंगे, ठीक। तो इसके लिए CuSO4 की अभिक्रिया जो है हम पोटेशियम आयोडाइड से करवाते हैं, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप जो है हमें यहाँ पर कॉपर आयोडाइड प्राप्त होता है, तो ये Cu प्राप्त होता है, प्लस यहाँ पर हमें जो है पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभिक्रिया को संतुलित कर लें तो इसके लिए हमारे पोटेशियम आयोडाइड के जो है 4 अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं और 2 अणु जो है वह कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। और साथ में 2 अणु जो है कॉपर आयोडाइड तथा 2 अणु पोटेशियम सल्फेट के हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारी दूसरी अभिक्रिया भी जो है वह पूर्ण हो जाती है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है कॉपर आयोडाइड, ठीक है। तथा ये हमारा क्या है पोटेशियम सल्फेट, ठीक है ना। तो इसके साथ जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर जो है पूर्ण होता है और सभी भागों का उत्तर पूर्ण होते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।